जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब जुड़ जाइए। और आज फिर हमारा एक सब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट का और ये सब्जेक्ट का जो आज का क्लास है केवल और केवल लैब टेक्नीशियन के लिए है और को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो मेडिकल का नॉलेज है, बुराई भी नहीं है, पर ये स्पेशल क्लास है लैब टेक्नीशियन सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट हमारा बिहार का, उसी के लिए ये क्लास है। तो स्पेशली इस क्लास को अच्छे से वॉच कीजिए, देखिए और आनंद इसका लीजिए। और धीरे धीरे आप लोग भी जो है अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, जिससे दिन प्रतिदिन आपको क्लास मिल सके। अगर आपका प्यार हम पे बना रहा तो हम दिन प्रतिदिन आपका पूरा सिलेबस का आपको क्लास देंगे। यदि आप हमसे नहीं जुड़े रहे, आपका कोई रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, पॉजिटिव नहीं मिला, तो फिर आपको क्लास देना मुश्किल थोड़ा हो जाएगा। इसलिए आप जितने भी दोस्त हैं उनमें हमारा क्लास को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो लाइव हम क्लास ले रहे हैं उसका आप आनंद उठाइए, है ना। ठीक है, तो आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा सब स्टूडेंट्स का तो आपको रोज़ क्लास मिलेगा सेकेंड ईयर लैब टेक्नीशियन का। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है सीरोलॉजी का है। देखिए सीरोलॉजी है क्या, जहाँ पर हम सीरम का स्टडी करते हैं, सीरम का जो स्टडी करते हैं। सीरम क्या है? सीरम जो है, यदि ब्लड में आपको पता है ब्लड में कुछ तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स बोले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया। उसी तरह लिक्विड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो प्लाज्मा हो गया। अब ये लिक्विड और सॉलिड में जब प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है, तो जब हम बात करते हैं केवल प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन्स होता है, जिसमें एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, है ना, फाइब्रोनोजिन, इस तरह के प्रोटीन होते हैं। अब जब इसमें फाइब्रोनोजिन नाम का जो प्रोटीन है, जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, उसको यदि अलग कर दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर वाले जो हमारा प्रोटीन है प्लाज्मा में से, उसको अलग कर दिया जाए, तो फिर जो बचता है वो क्या होता है? सीरम होता है। अब सीरम का स्टडी करना ही सीरोलॉजी कहलाता है। अब सीरोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या हमारा सिलेबस है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम यहाँ आज ये बताएंगे कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसी के बारे में आज का क्लास है। इंट्रोडक्शन ये क्लास है। कल से यानी नेक्स्ट क्लास से आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक वाइज जितना सिलेबस है उसका आपको क्लास मिलेगा। यदि आपका भरपूर प्यार हमको मिलता रहा, आप क्लास को इसलिए अच्छे से देखिए, दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसकी ओर देखिए। हमने अभी बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सीरोलॉजी है। और सीरोलॉजी ये हमारे लैब टेक्नीशियन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। कई स्टेट के अंदर जो सीरोलॉजी ने देकर वहाँ डायरेक्ट इम्यूनोलॉजी दे रखा है ना, ठीक है ना, इम्यूनोलॉजी ही वहाँ दे रखा है सीधा। तो इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं? अध्ययन, इम्यून का अध्ययन करते हैं, इम्यूनिटी का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी का वहाँ पर अध्ययन करते हैं या इम्यूनोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो ऐसी जगह पर इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं, पर यहाँ सीरोलॉजी के नाम से इसको दे रखा है। तो कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी में।
जो भी है हम बता देंगे आपको क्या डिफरेंट है, कौन जांच किस में की जाती है। ठीक है, तो आराम से इस क्लास को आप देखते रहिए। हाँ, आज का हमारा जो क्लास है वो किसका है, सीरोलॉजी का है, सीरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सीरम। सीरोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ सीरम। सीरम का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, सीरम का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम जो है सीरोलॉजी के अंदर हम सीरम का अध्ययन करते हैं। वही क्या है, सीरम का जब अध्ययन करते हैं उसको ही हम सीरोलॉजी जो है कि कहते हैं। अच्छे से देख लीजिए इसको। सीरोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ सीरम। अब इसका जब डेफिनेशन देखते हैं कि सीरोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उसका मीन्स मालूम होना चाहिए। तो सीरोलॉजी का डेफिनेशन जब देखते हैं, ये देखिए एक ब्रांच है, किसका, साइंस का एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस का कह दीजिए या साइंस का एक ब्रांच है। सीरोलॉजी जो है, सीरोलॉजी क्या है, देखिए यहाँ सीरोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। किसका भी ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है। जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, है ना, एनाटॉमी हो गया, हाँ, और इस तरह से और सारा जो सब्जेक्ट हो गया, जेनेटिक्स हो गया, उसी तरह से सीरोलॉजी भी एक साइंस का एक क्या है, सब्जेक्ट है, साइंस का जो है सब्जेक्ट है। इसमें किसका स्टडी किया जाता है, अभी हमने बताया स्टडी ऑफ सीरम किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, सीरम का स्टडी किया जाता है। सीरोलॉजी एक साइंस का ही एक भाग है, साइंस का एक विषय है, और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सीरम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा सीरम का जो अध्ययन जो हम कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, सीरोलॉजी कहेंगे। अब जो सीरम का जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अदर फ्लूइड है, अदर फ्लूइड किसके, ब्लड के जो अदर फ्लूइड है ना, और अदर जो बॉडी के फ्लूइड हैं, ब्लड के फ्लूइड है, उनका भी हम अध्ययन करते हैं। सीरोलॉजी में एक ब्रांच है किसका, साइंस का, जो स्टडी करते हैं किसका, सीरम का, और उसके साथ अन्य जो फ्लूइड है ब्लड में उनका। इन ड्यू प्रैक्टिस किसके अंदर, द टर्म usually refer to the diagnosis identification of antibodies in the serum। देखिए, ये जो परिभाषा है इसमें जब हम देखते हैं तो इसमें हमको ये इस बात का मालूम लगता है कि ये साइंस की ब्रांच है और इसमें सीरम का अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ जो अन्य फ्लूइड हैं उनका भी स्टडी किया जाता है। और ये जो है, ये जो टर्म है इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, डायग्नोसिस के लिए, साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी जांच के लिए, पहचानने के लिए। किसकी जांच और पहचान, एंटीबॉडीज की, जो कि किस में मौजूद होती है, सीरम में मौजूद होती है। देखिए, हिंदी भी हम बता रहे हैं एक एक शब्द का। अब ये जो सीरोलॉजी है इसका दूसरा परिभाषा देख लो।
अब सीरोलॉजी जो है इसका दूसरा परिभाषा देख लीजिए। सीरोलॉजी क्या है, तो देखिए सीरोलॉजी टेस्ट जो किए जाते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट आर डायग्नोसिस मेथड। सीरोलॉजी क्या है, एक डायग्नोसिस का ही तरीका है, मेथड है, that are used to identify antibodies and antigen in a patient sample। पेशेंट सैंपल्स। देखिए सीरोलॉजी जो टेस्ट होते हैं उनको बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है, या डायग्नोसिस का सीरोलॉजी टेस्ट एक डायग्नोसिस का क्या है, मेथड है। डायग्नोसिस का क्या है, एक तरीका है, मेथड है। और इस डायग्नोसिस के तरीके में या मेथड में जो है आइडेंटिफाई किया जाता है किसको, एंटीबॉडी को, यानी एंटीबॉडी की पहचान की जाती है। साथ साथ में एंटीजन की भी पहचान की जाती है, किसमें, पेशेंट के सैंपल में। तो सीरोलॉजी टेस्ट क्या होते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट जो है एक डायग्नोसिस का तरीका है जिसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी को पहचाना जाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी को किसमें पहचाना जाएगा, जो पेशेंट का सैंपल लिया है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को पहचानेंगे। ये हमारा सीरोलॉजी का डेफिनेशन। और सीरोलॉजी में जो टेस्ट करते हैं तो उनसे क्या मतलब है, तो उसका मतलब हो गया सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो एक तरह का मेथड है जांच करने का, और इसमें जो है एंटीजन और एंटीबॉडी को पहचाना जाता है जो किसमें मौजूद होता है, जो पेशेंट का हम सैंपल लिया है उसमें मौजूद होता है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। और अगला जो डेफिनेशन एक लाइन का और है, तो इसमें भी देख लीजिए। सीरोलॉजी जो है सीरोलॉजी टेस्ट परफॉर्म टू डायग्नोसिस टू डिजीज। किसका डायग्नोसिस करने के लिए सीरोलॉजिकल टेस्टों का उपयोग किया जाता है, डायग्नोसिस करने के लिए किसका, डिजीज का, यानी कि बीमारी का। इन्फेक्शन। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है परफॉर्म द डायग्नोसिस टू डिजीज, बीमारी का जो है जांचने के लिए, साथ साथ में इन्फेक्शन की जांच करने के लिए, साथ साथ में जो है एंड ऑटो, एक मिनट देख लेते हैं क्या नहीं रहा है, क्या आ रहा है, ऑटो हाँ कट गया ना, एंड इन्फेक्शन एंड, यहाँ लिख देते हैं, एंड ऑटो इम्यून इलनेस, ऑटो इम्यून इलनेस। ठीक है, यानी सीरोलॉजी टेस्ट जो होते हैं उनका
उपयोग किया जाता है किसी भी तरह का जो है डायग्नोसिस करने के लिए। एक डायग्नोसिस का ये मेथड है और इसमें बीमारी के अंदर जो एंटीजन या एंटीबॉडी मौजूद होता है उसका पता लगाया जाता है किसके अंदर, जो मरीज है उसके सैंपल में। और इसके साथ ये सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो ये बताते हैं कि बीमारी में जो इन्फेक्शन है वो कितना है, क्या है, और साथ साथ में ऑटो इम्यून इलनेस के बारे में भी इसमें हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके अंदर, सीरोलॉजी के अंदर। तो गुड मॉर्निंग, आपका जो है कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई आवाज़ वगैरह नहीं आए तो बताना, बाकी तो जो है आप पढ़िए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से जो है हमने सीरोलॉजी का परिभाषा बताया। सीरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सीरम है। स्टडी ऑफ सीरम में हम किस किस का अध्ययन करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी में बॉडी का जो अध्ययन करते हैं ये एक तरह का डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस से क्या मालूम लगा सकते हैं कि किस तरह का पैथोजेंस है, किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड किया है। तो उसी के अनुसार डॉक्टर जो है अपना इलाज लिखता है, ट्रीटमेंट देते हैं और उससे वो मरीज जो है जल्दी रिकवर होता है। तो इसलिए डायग्नोसिस में जो है सीरोलॉजी का कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए सीरम क्या है, तो अब थोड़ा सा देख लीजिए सीरम क्या है। सीरम जो है क्या है, ठीक है। तो अभी सीरोलॉजी बताया तो सीरम का भी पता आपको होना चाहिए। वैसे मैं ब्लड चालू किया हूँ और ब्लड जो चालू किया हूँ तो वहाँ पर आप अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है वहाँ पर भी। और वहाँ आप जो है ब्लड को हम पूरा ब्लड अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो वहाँ आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा क्लास का, ठीक है। तो सीरम का जब हम बात करते हैं तो सीरम का जब बात करेंगे तो आपने ब्लड वहाँ आप और डिटेल से पढ़ लीजिए ब्लड क्या है, ठीक है। उसके बारे में हमने आज जो है कल की क्लास में आपको बता दिया कि ब्लड क्या है। हेमेटोलॉजी का जो चैप्टर लिया है उसमें ब्लड क्या है। तो इसमें सैंपल से आपको बता रहे हैं ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा होता है, साथ में क्या होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं आपको सबको मालूम है। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेट है ना, लेट्स हो गई। इस तरह से जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब क्या हैं, ब्लड सेल्स हैं। तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स ये मिलकर क्या बनाती हैं भाई, ब्लड बनाती है, रक्त बनाती है, रुधिर बनाती हैं, ये है ना, प्लाज्मा और ब्लड सेल मिलकर। अब प्लाज्मा क्या है, यदि ब्लड सेल को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए आरबीसी को, इनको है ना, तो इसमें से क्या निकल जाएगा जब तो फिर उसमें से जो है प्लाज्मा निकल जाएगा या प्लाज्मा रहेगा। इसमें प्लाज्मा में क्या रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और साथ साथ में जो है यहाँ ब्लड में और क्या रहता है, ब्लड में और जो एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम जो भी है ना वो सब पाए जाते हैं। साथ साथ में जब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर भी जो है यहाँ पर कुछ सिंपल होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी पाए जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब है जो ब्लड का या कहे कि रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं, रक्त के का थक्का जमाने वाले, रक्त का थक्का जो है जमाने वाले, ठीक है, उनको क्या मानने वाले, उनको क्या कहेंगे हम, क्लॉटिंग फैक्टर कहेंगे। कौन कौन से होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसे रुधिर पढ़ाएंगे तो वहाँ आप देख लेना
ये सीरोलॉजी में हम यहाँ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, खाली फिब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन का नाम यहाँ बता देंगे बस, है ना। प्रोटीन होता है, साथ साथ में क्या होता है, सीरम होता है। और क्या होता है, सीरम होता है। किस में, प्लाज्मा में। जब प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन और साथ में सीरम, ये दो चीज़ें होती हैं। अब जब सीरम का हम बात करते हैं तो देखिए सीरम में क्या क्या होता है। तो भाई देखिए यहाँ से जो है सीरम में से कि जब हम सीरम की बात करेंगे तो जो हमारा प्लाज्मा जो था उसमें से कौन निकल जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर निकल जाता है। तो फिर क्या बनता है, सीरम बचता है। तो सीरम क्या है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है या कहे कि प्लाज्मा जो हमारा है उसमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो निकल जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर या क्लॉटिंग जो फैक्टर हैं वो निकल जाते हैं। तो उससे के बाद जो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से, देखिए तो यहाँ कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसका क्या नाम है, फिब्रोनोजिन, है ना, ठीक है। फिब्रोनोजिन नाम से जो हमारा फिब्रियोनोजिन है ना, फिब्रियोनोजिन है ना, फिब्रियोनोजिन। और दूसरा कौन सा है, एक तो फिब्रियोनोजिन हो गया, दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है ना, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों को यदि प्लाज्मा में से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद जो बचता है वो कौन बचता है, सीरम बचता है, ठीक है। इस तरह से जो ये हो गया, सीरम हो गया। तो हम इसका सीरम का परिभाषा एक और दे सकते हैं, when plasma do not contain clotting फैक्टर। जैसे ही प्लाज्मा के अंदर जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं तो जो बचा हुआ पदार्थ है उसको कहते हैं कॉल्ड सीरम, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा के अंदर से जब क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया जाता है, व्हेन प्लाज्मा डू नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम, यानी प्लाज्मा में से केवल किसको हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, जो रक्त के थक्के को जमाने में सहायता करते हैं। तो रक्त का जो थक्का जमाते हैं उनको क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। और ये क्लॉटिंग फैक्टर यदि इनको हटा दिया जाए तो फिर बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और ये सीरम के अंदर हम जो स्टडी करते हैं उसको सीरोलॉजी कहते हैं। अब सीरोलॉजी में जब हम अध्ययन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो सीरोलॉजी के अंदर करते हैं, तो इन टेस्टों का भी नाम याद रख लीजिए, कौन कौन सा टेस्ट हम सीरोलॉजी में करते हैं। तो ये सब आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम बता रहे हैं, इसका डेफिनेशन हम आपको बता दिए हैं और कौन कौन से टेस्ट हम सीरोलॉजी में करते हैं उनके बारे में हम बता देंगे। फिर हम इसका कल से जो क्लास होगा, अगला क्लास जो होगा वो एंटीजन एंटीबॉडी से हम इसका प्रॉपर वे में इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं सीरोलॉजी टेस्ट की, लॉजी टेस्ट की बात करते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट की बात करते हैं। ये कैसे टेस्ट होते हैं, ये एक तरह के एंटीजन, ठीक है, टेस्ट, एंटीजन टेस्ट होते हैं।
और ऑफ्टेन क्यों किए जाते हैं? ऑफ्टेन अर्ली डायग्नोसिस, यानी तुरंत पता लगाने के लिए, है ना, जल्दी मालूम लगाने के लिए, जल्दी जो है मालूम लगे कि ये किस तरह की बीमारी है। तो एंटीजन टेस्ट ऑब्टेन एंड अर्ली डायग्नोसिस, यानी जल्दी सी पता लगाने के लिए। डायग्नोसिस और किसके? डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ एनी इन्फेक्शन, ठीक है। यानी सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उसमें एंटीजन टेस्ट उसका किया जाता है। और एंटीजन टेस्ट क्यों करते हैं? ऑब्टेन अर्ली डायग्नोसिस, यानी तुरंत पता लगाने के लिए किसका? एनी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी का, कोई भी इन्फेक्शन का जल्दी पता लगाने के लिए जो है इसका टेस्ट किया जाता है। इन्फेक्शस जो भी डिजीज है, DISE, तो जो है कोई भी जो बीमारी है उसका जल्दी पता लगाने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। वैसे एंटीजन टेस्ट कोविड का भी होता है, ठीक है ना, पर कोविड का सीरम टेस्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। कोविड में जो सार्स को 2 का जो टेस्ट किया जाता था, तो वो सीरम नहीं है होता, उसमें खाली जो है नाक में से जो है सैंपल ले रहे थे, तो वो एंटीजन टेस्ट है पर उसका नहीं है, ठीक है ना, सीरम उसमें नहीं है। तो इसी तरह से एंटीजन टेस्ट जो भी किए जाते हैं सीरोलॉजी के, वो इसलिए किए जाते हैं कि तुरंत बीमारी का पता लगे, जिससे इन्फेक्शन जो डिजीज है उसका जांच किया जा सके। इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट जो किए जाता है। अब कुछ एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाते हैं। तो एंटीबॉडी जो टेस्ट किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? एंटीबॉडी टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट भी इसमें किए जाते हैं, एंटीजन टेस्ट भी किए जाते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट भी किए जाते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट कब करते हैं? तब करते हैं जब पता नहीं चले एंटीजन टेस्ट से, ठीक है। टू डायग्नोसिस ए माइक्रोबियल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से जो बीमारी, माइक्रोबियल डिजीज when the पैथोजन या माइक्रोबियल एंटीजन is not present in routine specimen, if present is not easily isolated and identify by other available टेक्निक, यानी जब भी एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे सीरोलॉजी का, तो क्यों किया जाता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोबियल्स जो डिजीज है, तो उसमें पैथोजन का या माइक्रोब्स का यदि
एंटीजन टेस्ट से पता नहीं चलता है, या एंटीजन उसमें पता नहीं चलता है यदि रूटीन जब स्पेसिमेन किया जाता है, यानी रूटीन जो जांचें होती हैं, लगातार जो नॉर्मली जांचें होती हैं, उनमें यदि पैथोजन का हुआ या माइक्रोबियल जो एंटीजन है उनका मालूम नहीं लगता है, या इजीली वहाँ से उसको आइसोलेट नहीं किया जाता है या आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, आइसोलेट नहीं किया जाता यानी पहचाना नहीं जाता, तो फिर अन्य टेक्निक के द्वारा तब जाकर एंटीबॉडी टेस्ट उसका किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम एंटीजन टेस्ट इसका करते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट कब करते हैं? तब जब हमको इसका किसी नॉर्मल टेक्निक से हमको जो है पता नहीं चले, या जो एंटीजन टेस्ट से हम उसका मालूम नहीं कर पाते हैं, तब जाकर हम उसका एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा परिभाषा हो गई। हमारा जो है सीरोलॉजी क्या है? सीरोलॉजी में सीरम का अध्ययन करते हैं। सीरम में किन चीज़ों का अध्ययन यहाँ करते हैं? डिजीज किस कारण हुई है, यानी डायग्नोसिस के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये भी मालूम करते हैं कि ये जो बीमारी हुई है क्यों हुई है ना, इन चीज़ों का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। किसके अंदर अध्ययन करते हैं? जो हमारा ये सब्जेक्ट है, कौन सा? जो हमारा सीरोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें इस तरह का हम अध्ययन करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सीरोलॉजी में हम कौन कौन से टेस्ट पढ़ेंगे। देखिए, टेस्ट में थ्योरी में पढ़ाएंगे कौन कौन से टेस्ट, किस किस तरह का उसमें एंटीजन मिलाया जाता है, क्या क्या पदार्थ मिलाया जाता है, कौन पदार्थ उसमें कितना मिलाया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बताएंगे, ताकि प्रैक्टिकल आप लैब में करोगे। ठीक है ना, तो जो है जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सीरोलॉजिकल टेस्टों की बात करते हैं। सीरोलॉजी टेस्ट, तो सीरोलॉजी टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल, तो विडाल किस में आता है? विडाल टेस्ट की बात कर लेते हैं। और विडाल टेस्ट किस में किया जाता है? जो हमारा फीवर है, एंटेरिक फीवर, ठीक है ना, इसमें ये किया जाता है। ठीक है, फिर है VDRL टेस्ट, ये किस में किया जाता है? VDRL का पूरा क्या नाम है? पूरा नाम भी यहाँ लिखवा देते हैं। VDRL का मतलब होता है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, ये इसका नाम है। विडाल टेस्ट हो गया, VDRL हो गया। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट होता है? RA फैक्टर हो गया, फैक्टर टेस्ट हो गया। RA फैक्टर टेस्ट क्या है? ये रूमेटिक अर्थराइटिस में इसको किया जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस टेस्ट, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है। जो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है उसमें भी इसका काम आता है। प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी टेस्ट में भी इसको काम में लेते हैं। साथ साथ में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन में भी इसको काम लिया जाता है। जैसे इसको कहते हैं ASO टेस्ट। क्या? ASO टेस्ट। डिटेल से इनके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है ना। फिर है सीरेक्टिव टेस्ट। सीरेक्टिव टेस्ट के में भी इसको काम में लेते हैं। और सीरेक्टिव टेस्ट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? CRP
टेस्ट, ठीक है, CRP टेस्ट जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है इनमें खास तौर से इनका ये सब कैसे टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है। अगली क्लास में आओ तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ के आना, हम पूछेंगे कि क्या आप लोग किए हैं। कमेंट सेशन में बताओ क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, कैसा क्या लग रहा है। तो क्लास के बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। तो जो है आपको, आप क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो जितना व्यूज़ आएगा उसी से हम मालूम लगा लेंगे कि बच्चा लोग इंटरेस्टेड है, पढ़ना ये सब लोग चाहता है। तो आपको हम पढ़ाते रहेंगे, आगे सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। यदि नहीं रेस्पॉन्स मिला तो 1 से 2 क्लास लगाएंगे, फिर क्लास बंद कर देंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि क्लास आपका हमेशा रहे तो ये आपको कर्म करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ठीक है। तो और इसको HBAG के नाम से भी जानते हैं, HBsAg। इसके अलावा और क्या किया जाता है, HIV भी किया जाता है। HIV भी कैसा टेस्ट है, सीरम टेस्ट है, ठीक है ना। और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम लिख लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है इसका नाम हो गया। फिर है हमारा HCV क्या है, इसमें हेपेटाइटिस सी का टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस सी वायरस का इसमें टेस्ट किया जाता है। हमने एक और बताया था एंटीजन टेस्ट जो खूब किया होगा, सब लोग जानते भी हैं। सार्स को में जो है कोविड के अंदर SARS को 2 जो टेस्ट है वो किया जाता है, पर ये सीरम में नहीं आता है ना, ठीक है। एंटीजन टेस्ट है ये भी, है ना, ये नॉर्मली जो करते हैं इसलिए इसको बता दी हैं। तो ये थी आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास थी। और अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो है कल हमारा जो अगला क्लास होगा वो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे ABO ग्रुप, है ना, ABO ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद पढ़ाएंगे RH फैक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ाएंगे यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और अच्छे से क्लास को वॉच किया और अच्छे से जो है आप पढ़ाई करोगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं करोगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। तो आप लोग देखिए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र दोस्तों में भी क्लास को अधिकतर पहुंचाइए जिससे उनको भी लाभ मिल सके इस सेशन का, ठीक है। सीरोलॉजी में एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, पूरा आपका सब्जेक्ट कवर करेंगे यदि आपका साथ रहा तो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।